हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर आपको बताएंगे बिना देरी के, जहां सबसे पहले बताएंगे मालदीव से सैनिकों को आखिर वापस बुलाएगा भारत। मुइज्जू का पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सबसे बड़ा दावा बताएंगे दोस्तों। पीएम मोदी से मिलकर मुइज्जू ने अभी एक कैसा बयान दिया है, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत में होने वाली क्वाड बैठक पर संकट के बादल बहाना बनाकर बाइडेन टाल सकते हैं दिल्ली का दौरा। आखिर क्या संबंधों में आई है खटास, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां पीओके में सबसे बड़ा आतंकी हमला, और दोस्तों आपको डोमेस्टिक खबर में बताएंगे जहां मोदी लहर ने कर दिया कमाल, जिसके बाद खुद कांग्रेसी नेता और प्रियंका गांधी के करीबी नेता देने लगे ऐसे ऐसे बयान कि आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान। कहने लगे ले डूबा सनातन का श्राप। और दोस्तों कौन होगा राजस्थान का सीएम, कौन होगा छत्तीसगढ़ का सीएम, क्या लगाए जा रहे इनको लेकर कयास, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां मालदीव से सैनिकों को वापस बुलाएगा भारत। चीन समर्थक मुइज्जू का पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ये सबसे बड़ा दावा बता दें। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने दावा किया है कि भारत ने मालदीव से सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। उन्होंने यह दावा दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद किया। मुइज्जू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। मुइज्जू ने यूएई में आयोजित COP28 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। मुइज्जू लंबे समय से भारत विरोध की राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में इंडिया आउट का नारा दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपने हर चुनावी भाषणों में मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने का वादा किया था। उन्होंने चुनाव में जीत और शपथ ग्रहण के बाद के भाषणों में भी भारतीय सैनिकों की वापसी की कसम खाई थी। लेकिन अब ऐसे में दोस्तों मुइज्जू का यह कहना है कि भारत अपने सैनिकों को मालदीव से वापस बुलाने को तैयार हो गया है। मुइज्जू ने यह दावा पीएम मोदी से मुलाकात के बाद किया है। जी हां दोस्तों, यानी कि मुइज्जू का क्लियर कहना है कि भारत अपने आप ही अपने सैनिकों को लेकर चला जाएगा। जी हां, वैसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटा करके मुइज्जू अपने ही देश का बुरा चाह रहा है, क्योंकि भारतीय सेना है तो मालदीव भी उसका सिक्योर है। मानते कि नहीं आप लोग बताइएगा जरूर। और इंडियन आर्मी बेस्ट आर्मी कहना मत भूलिएगा कमेंट में। आखिर मुइज्जू मानेंगे कैसे दोस्तों, आखिर चीन ने जो पट्टी पढ़ा दी है मुइज्जू को, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब जिस देश ने चीन का समर्थन दिया है, चीन का साथ दिया है, चीन के जाल में फंसा है, वो हमेशा से बर्बाद हुआ है। और ऐसा बर्बाद हुआ है कि दूसरा कोई देश भी उसको उस बर्बादी के कगार पर से बाहर नहीं ला सकता। ऐसे में अगर वाकई में मालदीव के नए राष्ट्रपति का झुकाव चीन की तरफ है, तो ये इंडिकेशन है मालदीव के राष्ट्रपति को कि वो राष्ट्रपति होकर मालदीव को किसी और लेकर जाएंगे। बहरहाल आपकी इस पर जो भी निजी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत में होने वाली क्वाड बैठक पर संकट के बादल कभी भी बहाना बनाकर बाइडेन टाल सकते हैं दिल्ली का दौरा। संबंधों में आई है खटास, बता दे भारत की योजना अगले साल जनवरी में गणतंत्र दिवस समारोह के ठीक बाद क्वाड बैठक की मेजबानी करने की है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब जबकि अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर विस्फोटक आरोप लगाए गए हैं, उससे भारत और अमेरिका के बीच संबंध खतरे में पड़ते दिखाई दिए हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि उसने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने वाले एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसे एक भारतीय अधिकारी से लगातार आर्डर मिल रहे थे। हालांकि भारत ने अमेरिका के आरोपों को नकारा नहीं है, बल्कि भारत ने अमेरिका के आरोपों को गंभीर मानते हुए हाई प्रोफाइल जांच के लिए टीम के गठन का ऐलान किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह मामला यहीं थमने वाला नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अभियोजकों ने 29 नवंबर को घोषणा की थी कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले सिख नेता की हत्या की साजिश कथित तौर पर एक भारत सरकार के अधिकारी द्वारा रची गई थी। अभियोजकों ने एक व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की घोषणा करते हुए कहा कि निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय नागरिक को चेक गणराज्य से गिरफ्तार किया गया, जिसने अमेरिका के एक सीक्रेट एजेंट को पन्नू की हत्या की सुपारी दी थी। बता दें आपको कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसके बाद अगले दिन नई दिल्ली में क्वाड नेताओं का सम्मेलन होना है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यदि बाइडेन का स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन उसी दिन होता है तो उनकी भारत यात्रा रद्द कर दी जाएगी। जी हां, हालांकि अभी भी इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि क्वाड बैठक भारत में दिन का उजाला देख पाएगी या नहीं। विश्लेषकों का कहना है कि यह क्वाड की एक तरह की परीक्षा होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि बाइडेन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की यात्रा करते हैं कि नहीं। हालांकि अमेरिका द्वारा लगाए गए नए आरोपों के मद्देनजर ऐसी अटकलें हैं कि नई दिल्ली में क्वाड बैठक के रास्ते में बाइडेन का व्यस्त कार्यक्रम आड़े आ सकता है। जी हां, वैसे में दोस्तों
दोस्तों ये अग्नि परीक्षा है बाइडेन के लिए। देखते हैं कि बाइडेन बहाना बनाकर दिल्ली का दौरा टालते हैं या दिल्ली आते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस मुद्दे पर। अगली खबर की बात करें जहां पीओके में बहुत बड़ा आतंकी हमला, बस पर अंधाधुंध फायरिंग, कम से कम 8 की मौत। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में शनिवार को एक यात्री बस पर आतंकियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि जब बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी तभी चिलास में शाम करीब 6:30 बजे आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। अधिकारी ने बताया कि हमले के बाद चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और ये सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। चिलास के उपायुक्त आरिफ अहमद ने कहा कि हमले में मारे गए 8 लोगों में से अब तक 5 की पहचान हो चुकी है। उन्होंने बताया कि हमले में 26 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हां, अगली खबर की बात करें जहां भूटान में भारत समर्थक पीडीपी नेशनल असेंबली चुनाव का पहला राउंड जीती। फाइनल वोटिंग 9 जनवरी को होगा। बता दें भूटान में भारत समर्थक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी 42% वोट के साथ नेशनल असेंबली प्राइमरी चुनाव जीत गई है। भूटान के संसदीय चुनाव के पहले राउंड में वोटर कैंडिडेट को वोट देते हैं और फिर उसके आधार पर जो 2 सबसे बड़ी पार्टी बनती है वो आखिरी राउंड का चुनाव लड़ती है। फाइनल में दोनों पार्टी दोबारा उसी कैंडिडेट या दूसरे उम्मीदवार को लड़ा सकती है। 9 जनवरी को भूटान के संसदीय चुनाव के फाइनल राउंड की वोटिंग होगी, जिसके नतीजों के साथ देश में नई सरकार बनेगी। भूटान में 47 सीट है जिसके लिए नेशनल असेंबली के चुनाव होते हैं। प्राइमरी चुनाव में दूसरे नंबर पर रही भूटान टेंड्रेल पार्टी यानी बीटीपी को महज 19.5% वोट मिला है, जिससे पूरे आसार है कि पीडीपी नेशनल असेंबली चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी। भूटान में चीनी दखल की कोशिशों के बीच पीडीपी के मुखिया और पूर्व पीएम शेरिंग तोगबे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं, उनसे इंस्पायर्ड हैं और भारत से अच्छे संबंधों की वकालत करते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भूटान में चुनाव जीतेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पीडीपी नेशनल असेंबली के नेता शेरिंग तोगबे, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और ऑल द बेस्ट पीएम शेरिंग तोगबे कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, जहां लाल सागर में अमेरिकी युद्ध पोतों और वाणिज्यिक जहाजों पर ड्रोन से हमला। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा दावा बता दें। पेंटागन ने कहा है कि रविवार को लाल सागर में एक अमेरिकी युद्ध पोत और कई वाणिज्यिक जहाजों पर हमला हुआ। इसने संभावित रूप से इजराइल और हमास युद्ध के संबंध में मध्य पूर्व में समुद्री हमलों की एक श्रृंखला में बहुत बड़ी वृद्धि को चिन्हित किया है। जी हां, एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने कहा कि हम यूएसएस कार्नी और लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के संबंध में रिपोर्टों से अवगत हैं और जानकारी उपलब्ध होने पर हम प्रदान करेंगे। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक हमला यमन के सना में सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ और करीब 5 घंटे चलता रहा। हालांकि पेंटागन ने यह नहीं बताया कि उसका मानना है कि आग कहां से आई थी। यमन के ईरान समर्थित हौती विद्रोही लाल सागर में जहाजों पर हमलों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। साथ ही इजराइल को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलें भी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि ये गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है। जी हां दोस्तों, हालांकि हौतीस की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। जी हां दोस्तों, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे युद्ध शांत होने की तो कतई भी संभावना पैदा नहीं होती। इससे युद्ध भड़केगी ही और विश्व युद्ध को लेकर भी दोस्तों ये कहीं ना कहीं चिंगारी जैसा कार्य कर सकती है। अगली खबर की बात करें जहां जनरल मुनीर की धमकी से 2 राह पर अफगान तालिबान आका, पाकिस्तान और टीटीपी में से एक चुनने की चुनौती बता दें। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को अफगानिस्तान से बाहर निकाले। ऐसा ना करने पर उसने अफगान तालिबान को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि आसिफ दुर्रानी ने साफ साफ कहा है कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान या टीटीपी में से किसी एक को चुनना होगा। ऐसे में अब अफगान तालिबान एक तरह से 2 राह पर खड़ा है, जहां उसे एक पर जाने का फैसला करना है। अफगान तालिबान टीटीपी को आश्रय देने से इनकार करता है, लेकिन दोनों के करीबी वैचारिक और संगठनात्मक संबंध माने जाते हैं। 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद उसे टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने हमले भी बढ़ा दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दशकों से करीबी सहयोगी रहे पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध एक बेहद मुश्किल दौर में है। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री दहल ने कोर्ट को दिया जवाब। कहा सामाजिक सुरक्षा के लिए टिकटॉक पर बैन बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक। जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के हालिया फैसले का बचाव किया और सुप्रीम कोर्ट को एक जवाब में कहा कि नेपाल में संभावित सामाजिक संकट को रोकने के लिए यह कदम जरूरी था। इस फैसले को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 16 रिट
याचिकाएं दायर की गई। टिकटॉक के दोहरे प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने इस मंच को सामाजिक बीमारी और महामारी के रूप में वर्णित किया, जो तकनीकी प्रदूषण को बढ़ाने में योगदान देता है, यानी कि टेक्निकल पॉल्यूशन विद टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में मदद करता है। वैसे में इसी पर रोकथाम के लिए ये आदेश जारी किया गया और टिकटॉक को नेपाल में बैन किया गया है। बहरहाल इस चीज से एक चीज तो क्लियर है दोस्तों कि नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ जो माना जा रहा था, अब वो चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर नेपाल ने चीन के खिलाफ एक्शन लिया है तो उसका झुकाव चीन की तरफ जो पहले ज्यादा हुआ करता था वो वाकई में खटास में बदल गया है। मानते कि नहीं आप लोग बताइएगा जरूर। और भारत नेपाल का किस चीज का रिश्ता है दोस्तों, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में तड़तड़ाई गोलियां, आतंकी सपोर्टर मौलाना शेर बहादुर का सीना छलनी। जी हां दोस्तों, कल की खबर आपको हम विस्तार से बता देते हैं, जहां पाकिस्तान के पेशावर में जैश ए मोहम्मद के सपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जैश ए मोहम्मद के लीडर मौलाना मसूद अजहर के करीबी मौलाना रहीमुल्लाह तारिक को भी कुछ दिन पहले इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया था। ये हत्याएं अज्ञात द्वारा की जा रही है और पाकिस्तान पुलिस मामला दर्ज करके जांच कर रही है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान में बैठे कई आतंकवादी और आतंकी संगठनों से सपोर्ट्स की हत्याएं हो चुकी हैं। ताजा नाम मौलाना शेर बहादुर का जुड़ा है, जो कि जैश ए मोहम्मद के सपोर्टर रहे। ताजा रिपोर्ट है कि शेर बहादुर की हत्या पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा में कर दी गई है। जैश के एक और आतंकी यूनिस खान, जो कि आतंकी संगठन के लिए भर्तियां करता था, उसे भी गोली मारी गई है। ये घटनाएं मौलाना मसूद अजहर के करीबी मौलाना रहीमुल्लाह की हत्या के कुछ दिन बाद सामने आई है। स्थानीय मीडिया में भी इस तरह की रहस्यमय हत्याओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन आतंकियों के जो पर दोस्तों धीरे धीरे कुचले जा रहे हैं अज्ञात हमलावरों के द्वारा। कहीं ना कहीं ये आतंकवादी ही है जिनको मारा जा रहा है, कोई अच्छे इंसान नहीं थे जो किसी को दुख होगा। बहरहाल इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, बताइएगा जरूर। लेकिन अगर देखा जाए एक तरफ से तो भारत की ही मदद हो रही है, क्योंकि भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। लेकिन सामने लाइक का बटन दोस्तों, लाइक जरूर दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां किस देश पर सबसे ज्यादा कर्ज है। टॉप 10 में श्रीलंका, पाकिस्तान नहीं। जी हाँ, लिस्ट देखकर आप भी जाएंगे चौंक। बता दें, दुनिया में कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका है। ये दोनों देश कर्ज के कारण लगभग कंगाली के हालात पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में उन देशों की सूची निकलकर सामने आई है जिन पर जीडीपी के हिसाब से सबसे ज्यादा कर्ज है। तो आपको बता दें, जीडीपी के मुताबिक दुनिया का सबसे कर्जदार देश जापान है। जापान का कुल कर्ज 9.087 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये जापान के जीडीपी का 170% है। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नंबर पर है ग्रीस। दुनिया में कर्ज के मामले में ग्रीस दूसरे स्थान पर है। ग्रीस पर कुल 379 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज है। तीसरे नंबर पर है दोस्तों लेबनान। जी हाँ, चौथे पर है इटली, पांचवें पर सिंगापुर, छठे पर कैप वर्डे, सातवें पर पुर्तगाल, आठवें पर अंगोला और 9वें पर भूटान और 10वें पर है मोजाम्बिक। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब पाकिस्तान श्रीलंका का ये हाल है तो दोस्तों जो इस 10 देशों कर्ज वाले देशों के लिस्ट में दोस्तों आप सोचिए कि उनका क्या हाल हो रहा होगा। उनके पास तो जीडीपी तक नहीं है बची। ऐसे में दोस्तों इस खबर को सुनकर कितनों को ये लगता है कि आने वाले समय में इन 10 देशों में पाकिस्तान का भी नाम जरूर आएगा। अपनी राय अवश्य रखिएगा, देखते हैं किस किस को लगता है। अगली खबर की बात करें, जहां भारत को सुरक्षित देशों की सूची में क्यों डाल रहे हो दोस्तों, ब्रिटेन की संसद में उठाइए सवाल। बता दें, ब्रिटिश संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों को परखने वाली हाउस ऑफ लॉर्ड्स की एक समिति ने भारत को ब्रिटेन की विस्तारित सुरक्षित देशों की सूची में शामिल किए जाने पर चिंता प्रकट की। भारत के इस सूची में होने के कारण अवैध रूप से ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले भारतीय शरण नहीं पा सकेंगे। बता दें कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटिश संसद के ऊपरी सदन को कहते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बहुदलीय सेकेंडरी लेजिस्लेशन स्क्रूटनी कमेटी ने राष्ट्रीयता, आव्रजन एवं शरण अधिनियम 2002 सुरक्षित देशों की सूची में संशोधन विनियम 2024 पर गौर किया और शुक्रवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में बेबुनियाद मानवाधिकार दावे से निपटने के नियम पर लक्षित नीति की अहम सूचना के न होने पर प्रश्न उठाया। अगली खबर आपको बता दें, जहां हमास के आतंकियों को ड्रोन से चुन चुन कर मार रही है इजरायली सेना। गाजा की सुरंगों पर भारी बमबारी। बता दें, इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम खत्म होने के बाद गाजा पट्टी पर भारी बमबारी हो रही है। इजरायली सेना गाजा सिटी और उसके आसपास के इलाकों पर लगातार बम गिरा रही है। गाजा सिटी के बाहरी इलाके बोले तो जवालिया में हुए ताजा हवाई हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये हमला शरणार्थी शिविर पर हुआ, वहां बेघर फलस्तीनी रह रहे थे। इसके साथ ही इजरायली सेना हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मारने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। आईडीएफ ने पिछले 24 घंटे के अंदर ड्रोन हमले में 5 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया है। उसके फाइटर जेट हमास के ठिकानों पर जमकर बमबारी कर रहे हैं। जी हाँ, अगली खबर बता दे, जहां फ्रांस में आईफिल टावर के पास बहुत बड़ा हमला, अल्लाहू अकबर का लगाया नारा और मार दिया चाकू। जी हाँ, फ्रांस
फ्रांस में शनिवार की रात राहगीरों को निशाना बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी पहचान हो गई है। घटना का आरोपी एक फ्रांसीसी ईरानी चाकूबाज और इस घटना में एक पर्यटक की मौत हो गई थी, वहीं 2 घायल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर मानसिक समस्याओं से ग्रसित एक सजा याफ्ता आतंकवादी है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर इमाम उल हक का बहुत बड़ा दावा, नवीन उल हक से लड़ाई के बाद कोहली को पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भेजा था मैसेज। बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में 1 मई को लखनऊ सुपर जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया मुकाबला विवादों से भरा रहा था। उस मैच में आरसीबी ने 18 रन से जीत दर्ज की। यह मुकाबला खेल से ज्यादा, अपने नतीजे से ज्यादा विराट कोहली और नवीन उल हक की लड़ाई, फिर कोहली और गौतम गंभीर की तू मैं के लिए इतिहास में दर्ज हो गया था। अब पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक ने उस घटना को याद किया। इमाम ने दावा किया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी सलमान अली गागा ने उस वाकये के बाद विराट कोहली को इंस्टाग्राम पर संदेश भेजा था। गौरतलब है कि बीसीसीआई ने उस वाकये के बाद कोहली गंभीर पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया था। वहीं नवीन उल हक की 50% मैच फीस काटी गई थी। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां मोदी लहर ने किया कमाल, एमपी समेत 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार। बता दें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के वोटों की गिनती में भाजपा को बहुत बड़ी जीत मिली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सफलता ने एग्जिट पोल को गलत साबित कर दिया। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे और वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। बता दें कि तेलंगाना के चुनाव नतीजे आने के बाद केटीआर ने उड़ाया खुद का मजाक। तेलंगाना के निवर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे के.टी. रामा राव ने राज्य के चुनाव में कांग्रेस से अपनी पार्टी बीआरएस की हार के बाद अपने एक दिन पुरानी पोस्ट साझा करते हुए खुद पर कटाक्ष किया। रामा राव ने एक्स पर पिस्तौल से निशाना साधते हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी और लिखा था कि हैट्रिक लोडिंग 3.0, जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों जैसे ही स्पष्ट हो गया कि तेलंगाना में कांग्रेस जीत रही है, रामा राव ने अपने ही पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, निशाना चूक गया। दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार से कांग्रेस हारी है, दोस्तों प्रियंका गांधी के करीबी नेता ने सबसे बड़ा बयान दिया और कह दिया है कि ले डूबा सनातन का श्राप कांग्रेस को। जी हां, कांग्रेस को सनातन के श्राप ने डुबा दिया। बता दें, कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा कि सनातन का श्राप ले डूबा। मालूम हो कि कुछ महीने पहले तमिलनाडु सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को खत्म करने की बात की थी और इसकी तुलना डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी। इस पूरे विवाद से कांग्रेस ने तो पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन बीजेपी ने इसे लपक लिया। विधानसभा चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने सनातन मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा था। जी हां दोस्तों, वैसे में खुद कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी के सबसे करीबी नेता ने यह सबसे बड़ा बयान दिया है कि सनातन का श्राप कांग्रेस को ले डूबी। बहरहाल इस पर आपका क्या राय होगा दोस्तों, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि मैंने भविष्यवाणी पहले ही की थी, अपना यह नियम तोड़ा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया। उन्होंने राजस्थान में बीजेपी की जीत पर कहा कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस फिर से राजस्थान की सत्ता में वापस नहीं आएगी। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा हूं, मैं बड़े वादे और बड़ी घोषणाएं नहीं करता, मगर इस बार मैंने राजस्थान में अपना नियम तोड़ा है। मैंने राजस्थान की धरती पर यह भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा राजस्थान की जनता पर पूरा भरोसा था और आज हम इसके नतीजे देख रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने भारत माता की जय के नारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा कि आज की विजय ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आज सबका साथ, सबका विकास की भावना की जीत है। आज विकसित भारत के आह्वान की जीत हुई है। आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है। आज वंचितों को वरीयता के विचार की जीत हुई है। जी हां दोस्तों, ऐसे में एमपी समेत 3 राज्यों में बीजेपी के बम्पर जीत पर मोदी जी को आप लोग कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री? प्रचंड जीत के बाद सिंधिया की छोटी सी बात में छिपा है इसका जवाब। बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि यह जनादेश किसी पार्टी के नफा नुकसान की बात नहीं है। यह साफ साफ बात है कि प्रजातंत्र में जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा है, जो पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है और जमीन के लिए कार्य करती है, उसी पार्टी पर जनता भरोसा करती है। शिवराज सिंह चौहान की जो नीतियां मध्य प्रदेश में रही हैं, जनता के कल्याण की नीतियां रही हैं, उसका पूरा लाभ बीजेपी को मिला है। केंद्र में हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में चल रही है। इस त्रिमूर्ति का ही प्रतिफल है कि हम इस स्थिति में हैं। केंद्र की त्रिमूर्ति और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा के नेतृत्व में एक बीजेपी का कार्यकर्ता एकजुट है। उसी का प्रतिफल है कि आज परिणाम हमारे पक्ष में आए हैं। अब ऐसे में दोस्तों, कौन कौन चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान ही रहने चाहिए मध्य प्रदेश के सीएम, बताइएगा जरूर। अगली खबर
खबर की बात करें, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने स्वीकार कर दी कांग्रेस की हार, राजभवन पहुंचकर दिया इस्तीफा। जी हां, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं चुनाव में कांग्रेस को मिली हार को स्वीकार करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा है कि जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बड़ी हैं, जनता के विवेक का सम्मान करता हूं। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत का दावा करते हुए उसे 75 से अधिक सीट मिलने का अनुमान जताया था। हालांकि नतीजों में यह बहुमत से काफी दूर रहा। इतना ही नहीं दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रिवाज नहीं बदल पाए अशोक गहलोत, राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये साफ हो गया है कि इस बार भी प्रदेश का जो रिवाज है वो कायम रहा। भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की है। वहीं अब सीएम अशोक गहलोत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंप दिया है। बीजेपी ने राजस्थान में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 112 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस अब तक सिर्फ 64 सीटों पर ही जीत हासिल की है। जी हां दोस्तों, वहीं अगर राजस्थान में बीजेपी की तरफ से सीएम बनाने की बात करें तो सीएम बनने को लेकर सामने आया बालकनाथ का सबसे बड़ा बयान। तिजारा जीत के बाद कह दी ये बात। दरअसल सबसे पहले आपको ये बता दें, राजस्थान के सीएम बन सकते हैं योगी आदित्यनाथ के दोस्त बाबा बालकनाथ। कहा था कि यूपी सीएम मेरे गुरु भाई की तरह। जी हां, राजस्थान के अलवर सांसद और तिजारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी बाबा महंत बालकनाथ की जीत हो चुकी है। वो तिजारा के विधायक बनने जा रहे हैं। इसी बीच उनके राजस्थान के सीएम बनने की भी चर्चा हो रही है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि भाजपा बाबा महंत बालकनाथ को राजस्थान के सीएम कैंडिडेट के तौर पर देख रही है। दोस्तों, बाबा बालकनाथ इन सब से अलग इन दिनों अपने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजदीकियों को लेकर भी खूब चर्चा में है। भगवाधारी महंत और सनातनी होना यूपी सीएम योगी और बाबा बालकनाथ में कई समानताएं हैं। दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। दोस्तों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बालकनाथ ने खुद को राजस्थान का योगी के तौर पर जनता के सामने पेश किया था। उनके चुनावी अभियान टीम द्वारा गाए गए कुछ गानों में उन्हें छोटा योगी भी कहा गया है। अभी हाल ही में बाबा बालकनाथ ने सीएम योगी के बारे में कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु भाई की तरह है मेरे। जी हां, अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, ये कहीं ना कहीं कन्हैया लाल हत्याकांड का 10% जस्टिस के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों। और अब हो सकता है कि कन्हैया लाल के जो अपराधी थे, जिन्होंने निर्मम हत्या की, उनकी अब न्याय अवश्य मिलेगा। कन्हैया लाल के परिवार को मानते कि नहीं आप लोग बताइएगा जरूर, लेकिन मोदी हो तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, 3 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस ने उठाई ईवीएम पर सवाल। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। बता दें, 3 राज्यों में लगे झटके के बीच कांग्रेस ने ईवीएम का मुद्दा उठाया है। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि ईवीएम को हटाने और उस पर मंथन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बार बार हम इस बात को कह रहे थे कि ईवीएम पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग से सवाल उठा चुके हैं। इस देश के लोकतंत्र में भरोसा बना रहे, इसीलिए ईवीएम को हटाने और मंथन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जमीन पर जनता की मंशा अलग है और अब चुनाव परिणाम शुरू होते ही ईवीएम कुछ अलग बोलता है, इसीलिए ईवीएम पर चिंतन की आवश्यकता है। बहरहाल दोस्तों, बीजेपी जीती है तो कांग्रेस या यूं कह लें विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, कोई ना कोई मन की तसल्ली के लिए बातें तो जरूर उठाएगा दोस्तों, कोई ना कोई कारण जरूर देगा अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, चुनाव आयोग ने तेलंगाना के डीजीपी को कर दिया सस्पेंड। नतीजों से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से की थी इसने मुलाकात। जी हां, तेलंगाना के भी चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं। यहाँ कांग्रेस को बहुमत मिला है। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है तो वहीं दूसरी ओर वोटिंग के दौरान राज्य कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करना डीजीपी को भारी पड़ गया। सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी अंजनी कुमार को सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र भेजकर तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार को निलंबित करने की सिफारिश की है। सीएस बर्खास्तगी की कार्रवाई जारी करने की प्रक्रिया में है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां 2 दिवसीय भ्रमण पर आज देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी। ब्रह्मलीन महंत महेंद्रनाथ योगी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आज सोमवार को 2 दिवसीय भ्रमण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंदिर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नेपाल सहित प्रमुख मठ मंदिर के संत महंत शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शक्तिपीठ पर संतों का पहुंचना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी अभी तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।